हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपका सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है, डी यू एस ओ एल और एन सी वेब का, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वन शॉट करवाने जा रहा हूं। इंग्लिश मीडियम की वीडियो है। अगर आप इन प्रश्नों को कर लोगे क्वेश्चंस को, तो मैं बता रहा हूँ आपका मोस्टली यहीं से सब कवर हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको हमारे सारे फ्री नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे @एकलव्य स्नातक 1 पे। जितनी भी पीडीएफ्स होंगी वो मिल जाएंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। जितनी भी वीडियोस की लिंक होंगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम पे। यहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। यहाँ से जो भी आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं लूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई सोवरेनिटी इज़ कंसिडर्ड एन एसेंशियल एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। तो सोवरेनिटी पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सोवरेनिटी को आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों बहुत ही एसेंशियल, आप कह सकते हो एक फ़ीचर है आज की डेट में। मॉडर्न जो नेशन स्टेट का सिस्टम है उसमें सोवरेनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। सो देखो भाई, सोवरेनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। इसको आपको यहाँ से समझ आएगा कि सोवरेनिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ इन द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। आज की डेट में जो मॉडर्न नेशन स्टेट का सिस्टम है उसमें सोवरेनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक फ़ीचर है जो कि दैट सेपरेट्स अ स्टेट फ्रॉम ऑल अदर काइंड ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक्स इट द सेंट्रल एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। यही एक मेन फीचर है कि हाँ भाई, किसी तरीके का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें भाई इंटरफेयर नहीं करेगा। एक आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशंस होंगे वो हर इंडिविजुअल कंट्री अपने रिलेशन रखेगी। अगर सोवरेनिटी ना हो, विदाउट सोवरेनिटी अ स्टेट कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं, आपको अगर कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है, और ना ही आप अपने खुद डिसीजन ले पाओगे, ना ही आप अपने लोगों के ऊपर और अपनी टेरिटरी के ऊपर कोई क्लेम कर पाओगे। सो इसी वजह से सोवरेनिटी को माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफाइनिंग, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का। होता क्या है, सोवरेनिटी गिव्स द स्टेट सुप्रीम अथॉरिटी विद इन इट्स टेरिटरी। जो अंदर जितनी भी टेरिटरी है उसके ऊपर आपके देश का ही कंट्रोल होगा। ये जो अपना पूरा सोवरेनिटी का एक कंटेंट है वो ये बताता है कि कोई भी स्टेट होगा, सो इज़ अ डिफाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू एक्सरसाइज एब्सोल्यूट एंड लेजिटिमेट अथॉरिटी। एक तो एब्सोल्यूट और दूसरी लेजिटिमेट, ये अथॉरिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके बॉर्डर के अंदर चीज़ें हो रही हैं उस पर आपका कंट्रोल होगा, ठीक है। सो जो स्टेट है, ओनली द स्टेट कैन मेक लॉज फॉर द पीपल लिविंग इन इट्स टेरिटरी। सिर्फ हमारी देश की सरकारें ही हमारे लोगों के लिए कानून बनाएंगी, कोई बाहर से नहीं आएगा बनाने। सिर्फ स्टेट के पास राइट होगा लेजिटिमेट फोर्स का यूज़ करने का, पुलिस हो, आर्मी हो या कोर्ट हो, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं कानूनन सिर्फ वही स्टेट यूज़ करेगा उनका। जो सिटीजन्स होंगे उस देश के, वो कानूनों को मानेंगे जो भी वो स्टेट कानून बनाएगा। कोई आउटसाइड पावर इंटरफेयर नहीं कर सकती स्टेट के इंटरनल कोई भी मैटर पे, इंटरनल किसी भी अफेयर के मामले में। सो ये है सुप्रीम अथॉरिटी का। और क्या होगा कि ये जो इंटरनल सोवरेनिटी है यही तो है, इज़ व्हाट अलाउज अ स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसी से ही तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, लोगों की रक्षा होगी, इकॉनमी चलेगी और सोशल सर्विसेज मिलेंगी लोगों को, जब सब कुछ हमारे देश के हाथ में होगा। लेकिन अगर किसी भी स्टेट की इंटरनल सोवरेनिटी चली जाए, हो सकता है कोई सिविल वॉर हो जाए, हो सकता है कोई बाहर से ऑक्यूपाई कर ले, हो सकता है पॉलिटिकल कोई कोलैप्स हो जाए, तो वो स्टेट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और वो जो स्टेट होगा वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। जो एक स्टेट को अपना काम करना होता है वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए लेबनान, सोमालिया, अफ़गानिस्तान, बोस्निया, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी टेरिटरी के ऊपर अपनी पावर खो चुकी थी और इनकी इंटरनल सोवरेनिटी चली गई। तो आज अफ़गानिस्तान में आप देख रहे हो ना, तालिबान का रूल चल रहा है। सो इसीलिए इंटरनल सोवरेनिटी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, तभी आपका स्टेट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आपका स्टेट ही नहीं बचेगा, ये भी हो सकता है।
अब थोड़ी एक्सटर्नल सोवरेनिटी की बात कर लेते हैं। सोवरेनिटी गिव्स द स्टेट इक्वल स्टेटस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। जब आपका देश सोवरन होगा तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में भी बराबर के हकदार होगे। सोवरेनिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट गिव्स अ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन। दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में इक्वालिटी मिलेगी और आपको ये बताया जाएगा कि सोवरन स्टेट जो होता है वो बाकी सभी स्टेट्स के इक्वल माना जाएगा। कोई छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, सब सोवरन है तो वो इक्वल है। सो आप मान के चलो यूएन जनरल असेंबली वगैरह में भी अगर आपको मेंबरशिप मिलेगी तो आपको वो जो वोट मिलेगा, चाहे बेशक से सामने बड़ा देश बैठा हो, उसका वोट और आपका वोट बराबर का ही होगा। सो एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या होती है, ये जब भी मिलती है जब आपको कोई बाहर का देश रिकॉग्नाइज करता है। अगर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा सो आप किसी भी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते, ना ही आप कोई ट्रीटी साइन कर सकते हो, ना ही आप कोई डिप्लोमेसी में शामिल हो सकते हो। सो इसीलिए अभी भी कुछ देश ऐसे होते हैं जो सूडो स्टेट बन के रह जाते हैं। वो खुद तो अपने आप को टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं पर बाहर से किसी ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। दैट्स वाई वो एक्सटर्नल सोवरेनिटी नहीं है उनके पास। सो इसीलिए वो इंडिपेंडेंट देश नहीं माने जाते। अब होता क्या है, स्टेट एंड सोवरेनिटी डिफाइन ईच अदर। होता क्या है कि जो स्टेट है और जो सोवरेनिटी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि एक स्टेट के पास सोवरेनिटी होना जरूरी है तभी वो स्टेट बनेगा, और सोवरेनिटी तभी होगी जब कहीं पे कोई स्टेट होगा। सो दोनों एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, आप मान के चलो। और ये बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। ये दिखाता है कि सोवरेनिटी क्या है, सिर्फ एक एडिशनल फीचर नहीं है, ये स्टेट का कोर एलिमेंट है। ये मेन चीज़ है मॉडर्न स्टेट्स की कि सोवरेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे हिंसले हैं और स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, कि जब स्टेट्स वगैरह बन रहे थे और ये जो सोवरेनिटी का आइडिया था ये बहुत आपस में लिंक्ड था, आपस में जुड़ा हुआ था। दोनों का आपस में कनेक्शन है। बोथ आर रूटेड इन टेरिटोरियलिटी, यानी कि एक फिक्स एरिया होगा एक ज़मीन का जहाँ पे कोई भी आप पे सवाल नहीं उठाएगा, वो आपका होगा। ये हिस्टोरिकल रिलेशनशिप एक कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप है। सभी तो ये तभी तो सोवरेनिटी एक फाउंडेशन है स्टेट का। सोवरेनिटी नहीं है तो स्टेट कुछ भी नहीं है। तो जहाँ सोवरेनिटी होगी उससे कुछ चीज़ें इंश्योर होंगी, ठीक है। जैसे सोवरेनिटी के बाद क्या होगा कि कोई स्टेट जो होगा वो अपने कानून बना पाएगा, वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रखना है डिसाइड कर पाएगा, अपनी इकॉनमी को कंट्रोल कर पाएगा, और जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उनको रिफ्यूज़ कर पाएगा या साइन कर पाएगा, अपना अलाई किसको बनाना है, किसके साथ जुड़े रहना है ये चूज़ कर पाएगा, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर पाएगा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो सोवरेनिटी तो बहुत ज़रूरी है। देश को फ्रीडम मिलती है कि आपको कोई बाहर का कंट्रोल नहीं करेगा, आप फ्रीली अपने देश को कंट्रोल करो। ये जो इंडिपेंडेंस है इसी से ही तो क्या है कि स्टेट एक तरीके से यूनिटरी एक्टर बनता है इंटरनेशनल रिलेशन में। यानी कि ये तो आप रियलिस्ट और लिबरल थ्योरीज में भी पढ़ोगे इस चीज़ को, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है कि स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करते हों, लेकिन दे स्टिल ऑपरेट एज अ सोवरन एंटिटी। लेकिन फिर भी सोवरेनिटी के बिना इनकी कोई चीज़ की वैल्यू है नहीं ज़्यादा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और अगर मैं आपको बताऊँ, सोवरेनिटी डिस्टिंग्विश द स्टेट फ्रॉम ऑल अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो बहुत सारे ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे स्कूल, क्लब, कंपनी, यहाँ के कुछ नियम कानून होते हैं, लीडर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये सब सोवरेनिटी वाले नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें बताया जाता है सोवरेनिटी एक बहुत स्पेशल फीचर है हमारा। तो हमारा कोई ये छोटा मोटा देश कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भाई, सिर्फ स्टेट ही कानून को इन्फोर्स करवा पाता है, कानून बना पाता है। जो भी अगर मान लो ओनली स्टेट हैज़ अ मोनोपोली ऑन लेजिटिमेट वायलेंस, सिर्फ स्टेट की ही मोनोपोली है किसी को कंट्रोल करना है या किसी पे अटैक भी करना है तो सिर्फ स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर है टेरिटरी की। सोवरेनिटी को इसीलिए डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है स्टेट का। सोवरेनिटी नहीं होगी तो कोई भी एक पॉलिटिकल ग्रुप है वो सिंपली एक एक कमिटी है, मतलब एक कम्युनिटी है, नथिंग एल्स। वो नेशन स्टेट नहीं होगा जब तक वो सोवरन नहीं है। सोवरेनिटी बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अगर कोई स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपने लॉज को इफेक्टिवली इन्फोर्स करेगा, क्राइम और वायलेंस पे कंट्रोल बनाएगा, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेगा, लोगों को न्याय देगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी वहाँ पे। होता क्या है, जब सोवरेनिटी वीक हो जाती है
हो सकता है कोई रेबेलियन हो जाए, बाहर से अटैक हो जाए, सिविल वॉर छिड़ जाए, तो स्टेट अनस्टेबल हो सकता है। सो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी गवर्नेंस वीक हो सकती है, सरकार आपकी कमज़ोर हो जाए, कानून ना रहे, लॉलेसनेस हो जाए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आ सकते हैं, और लोगों का आपस में झगड़ा भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी बहुत सारे लोग फिर इंटरवेन कर सकते हैं। सो सोवरेनिटी तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और होता क्या है, इवन कोई भी जब देश है किसी यूएनओ वगैरह को जब वो ज्वाइन करता है, या यूरोपियन यूनियन या कुछ भी, ठीक है, तो वो एक सोवरन देश की तरह ही ज्वाइन करता है। सोवरनिटी चली नहीं जाती है अगर आप कोई ट्रीटी साइन करते हो, ठीक है। अगर कोई भी देश कोई कॉपरेट करने के लिए हाँ कर रहा है तो उसका फ़ायदा है, तभी वो कर रहा है। वो फिर भी एग्रीमेंट से जब मर्जी वो चाहे तो वो अपने को विद्रॉ कर सकता है, ठीक है। सो आप ये मान के चलो उनके इंटरनल मैटर में कोई भी दूसरा नहीं आएगा। ये नहीं है कि यूएनओ में आप शामिल हो गए तो सब कुछ यूएनओ करेगा आपका। ग्लोबलाइजेशन है, अच्छी बात है, लेकिन सोवरनिटी तो अपनी जगह सोवरनिटी ही होती है भाई। और चैलेंजेस आ रहे हैं आज की डेट में। मॉडर्न चैलेंज ये है कि ग्लोबलाइजेशन आ रही है, ठीक है, पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर्स उभर कर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, इनफॉर्मल क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से सोवरनिटी थोड़ी वीक हो रही है, पर रिप्लेस नहीं हो रही है। होता क्या है कि बहुत ज़रूरी है भाई सोवरनिटी को, मतलब आप अगर देखोगे कि कोई भी स्टेट का फ़ायदा तभी होगा जब वो सोवरनर है, अपने बारे में सोच सकता है। बहुत सारी ग्लोबल ट्रीटीज़ हो रही हैं आज की डेट में, जहाँ आपको दूसरों की बातें भी माननी पड़ती हैं, इकोनॉमिकली आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन आज भी आईआर को जब आप पढ़ते हो तो सोवरनिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, वो मॉडर्न स्टेट सिस्टम का कोर है। सो कंक्लूज़न क्या बना? कंक्लूज़न यही बना कि सोवरनिटी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत एसेंशियल है, एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, क्योंकि इससे स्टेट को सुप्रीम इंटरनल अथॉरिटी मिलती है, और रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलती है, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग मिलता है, अपने कानून, अपने लोग, अपनी ज़मीन पे कंट्रोल होता है, स्टेबिलिटी आती है, लॉ एंड ऑर्डर रहता है, लेजिटिमेसी रहती है, और किसी तरीके के भी ऑर्गेनाइजेशन से ये बहुत अलग है सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस हैव रिमेन्ड सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ द स्टडी ऑफ आईआर। तो वॉर एंड पीस के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखो भाई, वॉर एंड पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम्स हैं आईआर की स्टडी जब आप करते हो। एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न वर्ल्ड तक हर कोई देश जो है वो टेंशन में रहता है कि वॉर कैसे स्टार्ट हुई, कैसे वो एंड हो सकती हैं, और जो पीस है वो कितने समय तक रहेगी। क्योंकि जब वॉर होती है तो हमारी ह्यूमन लाइफ्स जो हैं, हमारी पूरी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारा पॉलिटिकल चेंज आ जाता है, ठीक है। जहाँ पीस आती है तो स्टेबिलिटी आती है, कोऑपरेशन भी आता है, डेवलपमेंट भी होता है। सो बिकॉज बोथ वॉर एंड पीस डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दोनों ये बहुत ही मेन चीज़ है, तभी आप इसको आईआर में पढ़ रहे हो। सबसे पहले तो आप वॉर को समझो। होता क्या है, वॉर के कई डायमेंशंस होते हैं, हर स्कॉलर ने अपना अलग तरीके से बताया है। क्विंसी राइट कहते हैं कि जो वॉर है ना, वो वॉयलेंट कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट बट सिमिलर एंटिटीज़, यानी कि दो ऑर्गेनाइज ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं। कार्ल ऑन क्लोजविट्स कहते हैं कि वॉर क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय वॉयलेंट मीन्स, यानी कि वॉयलेंस कर रहे हो आप, वॉर को पॉलिटिकल गोल से जोड़ के देख रहे हैं ये। सो इनके नज़रिए से तो आईआर कहता है कि वॉर नॉट जस्ट एज फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड, बट ये बैटलफील्ड से हटकर एक पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक फिनोमिना है वॉर, ठीक है, ऐसा इनका मानना है। होता क्या है, वॉर तभी शुरू होती है जब कोई अपना पंगा सॉल्व नहीं कर पाता, बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके। सो आईआर स्टडी करता है कि भाई होता क्या है, जब डिप्लोमेसी फेल होती है तभी लड़ाइयाँ छिड़ती हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर मेक्स इट कंटिन्यूइंग फोकस ऑफ आईआर। होता क्या है, ट्रेडिशनली पहले के ज़माने में जो वॉर होती थी वो होती थी भाई अलग अलग स्टेट्स के बीच में, ना देशों के बीच में। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, ये ट्रेडिशनली होता था। हाउएवर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1991 वगैरह के बाद, तो ज़्यादातर फिर वॉर्स बाहर बड़े लेवल पे नहीं हुई, इंटरनल ज़्यादा हुई। जैसे सिविल वॉर कह लो आप, श्रीलंका के अंदर, रवांडा के अंदर, या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ले लो बाल्कन वगैरह में 1990s से ही, या टेररिज्म देख लो आप, आईएसआईएस का, अल कायदा का, ठीक है, तालिबान वगैरह का। ये इंटरनल चीज़ें अब ज़्यादा हो रही हैं। और इसके अलावा मॉडर्न जो आज की डेट में वॉर हो रही है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है।
हैकिंग करना, डिजिटल अटैक करना, ड्रोन से लड़ाइयाँ लड़ना, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, इन्फॉर्मेशन की वॉरफेयर करना, है ना, प्रोपोगेंडा चलाना, सोशल मीडिया से मैनिपुलेट करना। सो वॉर का तरीका अब चेंज हो गया है, अब पहले की तरह वॉर नहीं होती है। सो आईआर में आप कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों को स्टडी करते हो, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आप इसको देखते हो। अब है वॉर का रीज़न क्या होता है, कॉज ऑफ वॉर। आप इसको समझो कि वॉर्स होती क्यों हैं, कि भाई वाई वॉर्स हैपन हेल्प्स प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। देखो भाई आईआर की स्टडीज़ हैं वो बताती हैं क्या क्या कारण है। एक तो इंडिविजुअल लेवल है, जब वॉर होती है सो हो सकता है कि ये पक्का कोई डिसीजन हो लीडर का, लीडर से गलती हो सकती है, वो स्ट्रेस में हो, डरा हुआ हो, ओवर कॉन्फिडेंस में हो, या वो दुश्मन को समझ ना पाए हो, या लोगों का उस पर प्रेशर हो, है ना, तभी कारण ये कारण है वॉर होने का। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो लीडर्स थे वो जज नहीं कर पाए कि वॉर कितनी ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि ड्यूरिंग द बे ऑफ पिग इन्वेजन यूएस एडवाइजर्स डिड नॉट अपोज प्रेसिडेंट कैनेडी फॉर फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड लीडिंग टू अ पुअर डिसीजन। सो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इस मतलब ये इस घटना का कि भाई इनको कोई आइडिया ही नहीं था क्या हो सकता है। लीडर्स को ये लगता है कभी कभी कि हम तो आसानी से जीत जाएंगे, इसीलिए वो लड़ाई लड़ने जाते हैं। ऐसे में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो शो दैट कंट्रीज वेयर वुमेन एंजॉय हायर सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी आर लेस लाइकली टू एंगेज इन वॉर। यानी कि ये दिखाता है कि जिन देशों के अंदर दैट कंट्रीज जहाँ पर लड़कियाँ विमेन उनको सिक्योरिटी पूरी मिलती है और इक्वालिटी रहती है, तो वहाँ पर बहुत कम वॉर वगैरह होती हैं। ठीक है, अब स्टेट लेवल का कुछ रीज़न हो सकता है। आईआर के स्कॉलर्स कहते हैं कि दैट व्हाट हैपन्स इनसाइड अ कंट्री स्ट्रांगली अफेक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी। अगर देश के अंदर कुछ चल रहा है तो ज़रूर वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को भी अफेक्ट करेगा। जैसे जो मार्क्सिस्ट थिंकर है, मार्क्स जो मतलब मार्क्सिज्म को मानते हैं, जैसे लेनिन है, वो आर्ग्यू करते हैं कि कैपिटलिस्ट कंपटीशन जो है ना मार्केट्स को वगैरह को लेकर, और कॉलोनीज जो हैं वो वॉर को मतलब आप कह सकते हो कि मतलब जो थिंकर लेनिन है वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट कंपटीशन फॉर मार्केट एंड कॉलोनीज, इन्हीं की वजह से जो लोग अपना पैसा बनाना चाह रहे हैं, इन्हीं से ही वर्ल्ड वॉर वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मॉडर्न स्टडीज़ दिखाती हैं कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो है ना वो वॉर करने से ज़्यादा ट्रेड पे ध्यान देती हैं। याद रखो डोनाल्ड ट्रंप को, लड़ता कम है वो, और ये ज़्यादा कहता है कि ट्रेड करूँगा, ट्रेड जो है बंद कर दूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ उनको ज़्यादा दिखती है ना। फिर इसके बाद है यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एंड वॉर। इसको आप कहते हो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। होता क्या है, जो लिबरल थियोरिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि देखो जो डेमोक्रेसीज हैं वो तो ऑलमोस्ट नेवर फाइट ईच अदर, वो बहुत कम लड़ती हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर जो होते हैं ना वो चेक एंड बैलेंस फेस करते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। कोई सिटीजन वॉर नहीं चाहता क्योंकि उसका नुकसान सिटीजन को ही भरना पड़ता है। डेमोक्रेसीज जो होती हैं ना वो नेगोशिएशन ज़्यादा करती हैं। जैसे नो टू डेमोक्रेसीज हैव गॉन टू वॉर इन मॉडर्न हिस्ट्री। आज की डेट में 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज पूरी प्रॉपर लड़ी नहीं है। सो ये दिखाता है कि हाँ बहुत ज़रूरी है आईआर के अंदर ये सब आपको समझना। सिस्टम लेवल यानी कि ग्लोबल स्ट्रक्चर एंड पावर पॉलिटिक्स। कभी कभी रियलिस्ट थ्योरी वाले थिंकर्स कहते हैं कि वर्ल्ड हैज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी, किसी की कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं। सो हर कोई जो है अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करता है। पावर का कंपटीशन चलता है, हथियारों की रेस चलती है, हर कोई अपने अलाइंस बनाता है, और वॉर को एक सर्वाइवल का टूल माना जाता है। फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर चलती थी तो कितनी आर्म्स की रेस थी, है ना, यूएसएसआर के बीच में। इराक और कुवैत का कॉन्फ्लिक्ट था, ये भी रीजनल पावर इम्बेलेंस को लेकर हुआ था। सो वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो आप यहाँ पे समझ रहे हो। अब हम समझेंगे पीस क्या है, अंडरस्टैंडिंग पीस। ये एक मॉडर्न एक चीज़ है। पीस क्या है, ये नहीं है कि बस लड़ाई रुक गई तो वो पीस है, नो। अर्लियर माना जाता था कि पीस का मतलब है कि नो फाइटिंग नो वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसी को पीस कहते हैं। होता क्या है, बट दिस नेगेटिव पीस वॉज फ्रेजाइल। जब कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, स्कॉलर्स लोग जो थे ना उन्होंने कहा पॉजिटिव पीस का आइडिया हम निकालेंगे, यानी कि हम सभी देश मिलकर कोऑपरेट करें, जस्टिस और फेयरनेस की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है, नॉन वायलेंस वगैरह ज़्यादा ना हो, मतलब वायलेंस ज़्यादा ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वायलेंस को हम प्रमोट करें बाय एजुकेशन। सो पॉजिटिव पीस यही कहती है लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी।
अब नेगेटिव पीस है कि थोड़ी देर के लिए चुप करा दिया फिर वो लड़ रहे हैं, तो नेगेटिव तो बेकार चीज़ हुई ना, फिर पॉजिटिव पीस होनी चाहिए। और होता क्या है, आपको पीस बिल्ड करने के लिए जो जितने भी देश हैं उनको अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बातचीत करनी होगी डायलॉग से, इनइक्वालिटी को रिमूव करना होगा, रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना होगा, और आर्म्स और वेपन्स पे कंट्रोल करना होगा। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड हिस्टोरिकल राइवल्स फ्रांस एंड जर्मनी इनटू पीसफुल पार्टनर्स। फ्रांस जर्मनी एक टाइम पे इतने बड़े दुश्मन थे, आज वो पार्टनर हैं एक दूसरे के। अगर मैं आपको बताऊं कुछ पीस मिशंस, ठीक है, जो स्टडी है पीस की आईआर में, आपको मैं बताता हूँ यूएन वगैरह ने कितनी कोशिश करी है। जैसे पीस कीपिंग ये बहुत पुराना मेथड है। यूएन के सोल्जर्स हैं जिनको ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है, ये क्या करते हैं कि भाई सीज फायर मेंटेन करवाने की बात करते हैं कि दो देश लड़ रहे हो तो। फॉर एग्जांपल साइप्रस में इन्होंने ऐसा किया था, लेबनान में किया था, और इसके अलावा सुएज कैनाल का एक मैटर हुआ था, वहाँ पे भी ये सब किया गया था। यानी कि दे एक्ट ओनली विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज एंड डो नॉट यूज़ फोर्स अनलेस इन सेल्फ डिफेंस। ये अपनी कभी भी फोर्स यूज़ नहीं करते, ये एक ही बात कहते हैं कि भाई शांत रहो, जितना हो सकता है भाई पीस मेंटेन रहे। पीस मेकिंग, अब पीस मेकिंग क्या है, देखो बातचीत करना, नेगोशिएशन करना, डायलॉग, मीडिएशन, ठीक है, और डिप्लोमेसी ऐसी हो जो वॉर को प्रिवेंट करे। आप पीस कीपर्स को डिप्लॉय करो ताकि एस्केलेशन ना हो। सो यूएन का रोल बहुत ज़्यादा है, जैसे एल सल्वाडोर या ग्वाटेमाला वगैरह में कुछ भी होता है तो यूएन ज़रूर अपनी बात रखता है, रुकवाता है। पीस एनफोर्समेंट, यानी कि फोर्स का यूज़ करना अगर ज़रूरत है। सिक्योरिटी काउंसिल अलाउ करती है मिलिट्री एक्शन अगर कहीं भी कोई पीस को थ्रेट है। फॉर एग्जांपल गल्फ वॉर चली थी, वहाँ पे इंटरवेन किया। कोसोवो में नेटो ने इंटरवेन किया, जो अमेरिका का अलायंस सिस्टम है। सो ये मिशंस में क्या है, हमेशा कंसेंट नहीं लिया जाता, कभी कभी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो फोर्स यूज़ होती है। पीस बिल्डिंग एक लंबे समय की चीज़ होती है। पीस बिल्डिंग फोकस करती है कि भाई देखो वॉर हो गई, अब उसके बाद वापस से लंबे समय का अब हमें कुछ करना है। सो होता क्या है, अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को आप स्ट्रेंथन करते हो, इकॉनमी को, सिक्योरिटी सिस्टम को, एजुकेशन को, जस्टिस सिस्टम को, तब जाके लंबे समय तक शांति रहती है। फॉर एग्जांपल ईस्ट तिमोर हो गया, सियारा लियोन हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये दिखाता है कि भाई पीस बिल्डिंग का काम इन इन जगहों पर चला है। सो ये वॉर एंड पीस क्यों सेंट्रल है, आपको समझ आ गया होगा। देखो क्योंकि जब भी वॉर होती है तो इससे क्या होता है, बॉर्डर चेंज हो जाते हैं, नए स्टेट भी बनते हैं वॉर वगैरह से, और ग्लोबल पावर पूरा चेंज हो सकता है स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो यूएन बना ना, क्यों बना, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बना। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से क्या है कि मतलब द क्रिएशन ऑफ द यूएन, सिंपल सी बात है कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 से ही तो ये बना। और अगर पीस नहीं होगी तो कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी, ना सोशली ना इकोनॉमिकली। टेररिज्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, साइबर वॉरफेयर आज की डेट में चल रहा है, क्लाइमेट जैसे कॉन्फ्लिक्ट हैं लगातार, इस पे क्या है कि भाई रिसर्च वगैरह चल रही है, ठीक है। इसके अलावा 1989 से यूएन ने अपने पीस मिशंस को चलाया है, जो दिखाता है कि हाँ भाई पीस के लिए वो कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा द यूएन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आशियान एंड यूरोपियन यूनियन और जो कुछ मेजर पावर्स हैं, वो पीस के लिए ना अपने बिलियंस ऑफ द अमाउंट को खर्च कर रहे हैं आज की डेट में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन रियलिस्ट थ्योरी एज एन अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हाउ डज नियो रियलिज्म मॉडिफाई क्लासिकल रियलिस्ट एजम्पशंस। रियलिस्ट थ्योरी से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो देखो, रियलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज इन द आईआर। रियलिज्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना, रियलिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ एंड वाई, ठीक है, कैसे और क्यों स्टेट्स बिहेव द वे दे डू इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखो रियलिज्म क्या कहता है, जो ये दुनिया है बहुत डेंजरस है, बहुत कंपटीशन है, ठीक है, और इस पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट हमारे मेन एक्टर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है अबव स्टेट्स, यानी कि कुछ भी, देर इज़ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट अबव स्टेट्स, कोई ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड अनार्की, ठीक है। सो स्टेट्स जो है ना, वो मेनली सिर्फ पावर और सर्वाइवल पे ध्यान देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट और वॉर नॉर्मल फीचर है इंटरनेशनल लाइफ में, आप जब जीते हो तो कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, वॉर भी होती हैं। सो रियलिज्म जो है वो बहुत पावरफुल एक आइडियोलॉजी आप कह सकते हो, एक थ्योरी बन गई आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। होता क्या है, बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कहते थे कि दैट अर्लियर आइडियलिज्म, यानी कि जो कहता था पीस, लॉ, कॉपरेशन की बात करो,
वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, कोई पावर वावर की बात उसमें होती नहीं है, रियल चीज़ें हैं नहीं। सो जैसे जैसे यूएसएसआर के बीच टेंशन्स क्रिएट हुई, सो इससे लोगों को पता चला कि भाई हाँ, रियलिज्म जो कह रहा है वही सही बात है। ठीक है, रियलिज्म में एकदम सही बात कही जा रही है। फिर क्या है, रियलिज्म के कुछ कोर असम्पशंस क्या हैं। रियलिज्म कुछ सेवरल फाउंडेशनल आइडियाज़ पे बेस्ड है। सबसे पहले तो रियलिज्म कहता है हमारे ह्यूमंस का नेचर बहुत सेल्फिश है, हमें पावर चाहिए सिर्फ, और ह्यूमंस जो है ना, हम ही देश को चलाते हैं, तो स्टेट्स भी फिर कंपटीशन में विश्वास रखता है। हमारा जो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है वो अनार्किक है, यानी कि भाई कोई हायर अथॉरिटी हमारे देश से ऊपर तो हम किसी को मानते नहीं हैं। हमारे स्टेट इसमें मेन एक्टर्स हैं, थोड़े बहुत और भी एक्टर्स हैं जो पूरे इसको दुनिया को भाई अफेक्ट करते हैं। एनजीओज हैं, कुछ एमएनसीज हैं, ये सेकेंडरी हैं। स्टेट्स अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है, और डिफाइंड प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ पावर एंड सिक्योरिटी। पावर और सिक्योरिटी के मामले में हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। मिलिट्री पावर को माना जाता है फॉरेन पॉलिसी का सबसे रिलायबल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज़रूरी है। सो रियलिस्ट लोग मानते हैं कि मॉरलिटी जो है ना, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, इससे फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती है, क्योंकि सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी है भाई, एथिक्स बाद में पढ़ लेना। सो कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है और अनअवॉइडेबल है। जब आप देश में रहते हो ना, दुनिया में रहते हो, तो लड़ाइयाँ भी होंगी। क्लासिकल रियलिज्म क्या कहता है, देखो भाई, क्लासिकल रियलिज्म जिसके कुछ थिंकर्स हैं, मॉर्गेन्दो, थूसीडाइड्स, मकेवली, होप्स, ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल कॉज है, रीज़न है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का, वो हमारा नेचर है इंसानों का। हम जैसे हैं ना, हमारा नेचर ही है मेन लड़ाई झगड़े का कारण। ह्यूमंस क्या करते हैं, हमारी डिज़ायर से हमें पावर मिले, है ना, फियर थ्रेट्स एंड सीक डोमिनेंस। होता क्या है कि कोई किसी को धमकी देता है, कोई पावर चाहता है, कोई अपना डोमिनेंस चाहता है। सो ये जो देश है ना, ये ह्यूमंस ही चलाते हैं, और पावर स्ट्रगल भी ह्यूमंस के बीच होता है। सो क्लासिकल रियलिस्ट लोग देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट भी पावर से जुड़ा हुआ है, कि स्टेट्स जो हैं वो अपनी पावर मेंटेन रखना चाहते हैं, पावर बढ़ाना चाहते हैं, पावर दिखाना भी चाहते हैं। सो क्लासिकल रियलिज्म भी एक्सेप्ट करता है कि देखो, मोरालिटी का रोल बहुत कम है, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ वगैरह की बातें नहीं होती ज़्यादा, कि मतलब हाँ, ये सब चीज़ें हैं, ये कह रहे हैं। अब रियल पॉलिटिक और कौटिल्य का एक कंट्रीब्यूशन इसी बीच में आता है। कौटिल्य, चाणक्य जिनको कहते हैं, अर्थशास्त्र उनकी एक बुक है। सो कौटिल्य भी एग्री करते हैं कि देखो, पावर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये वेस्टर्न रियलिस्ट लोगों की तरह नहीं है। ही डज नॉट सेपरेट पावर फ्रॉम मोरालिटी एंड गुड गवर्नेंस। ये कहते हैं मोरालिटी, गुड गवर्नेंस भी साथ साथ चलेगी, और इसके अलावा आपको अपना भी फ़ायदा देखना है, लेकिन साथ साथ मोरालिटी का भी वो आपको देखना है। जो राजा है ना, वो अपने दोस्तों को सिर्फ छोड़कर, मतलब दोस्तों को नहीं, अपनी जनता को भी प्रोटेक्ट करे, और धर्म का पालन करे, इंटरनल स्टेबिलिटी रहे। और कौटिल्य कहते हैं डिप्लोमेसी, अलाइंस बनाना, स्पियोनेज, है ना, और स्ट्रेटजिक वॉरफेयर, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना, तो इससे कोई देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो राजा के लिए ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इनका रियलिज्म थोड़ा अलग है। मतलब ये नहीं है कि रियलिज्म हमेशा ये कह रहा है कि आप मॉरलिटी पे मत चलो, ये कह रहा है मॉरल रहो, पावर और एथिक्स दोनों साथ चल सकते हैं, इनका मानना है। अब आगे हैं स्ट्रेंथ ऑफ रियलिज्म एज एन अप्रोच टू आईआर। सो रियलिज्म बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है ना, अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें होता क्या है, ये वॉर को बताता है, राइवलरी को जताता है कि क्या राइवलरी होती है, कॉन्फ्लिक्ट को बताता है, और किसी भी थ्योरी को पढ़ लो, इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा आपको। और ये पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, सिक्योरिटी पे फोकस कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है, कोल्ड वॉर वगैरह में भी आपको पता है यूएसएसआर के बीच क्या हुआ था। और पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल चीज़ है ये थ्योरी। उनको आने वाले ज़माने में जो कंपटीशन हो रहा है, जो थ्रेट्स चल रहे हैं, उनको समझने में मदद मिलती है। एंड आइडियलिस्टिक चीज़ों को ये अवॉइड करता है, जैसा है दुनिया एज इट इज़ उसको पढ़ता है, ना कि एज इट शुड बी, कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान इसका कम है। एक सिंपल और एक क्लियर फ्रेमवर्क मिलता है आईआर को समझने का, ठीक है। अब इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। होता क्या है, थोड़ा पेसिस्मेटिक ज़्यादा है, फ़ायदे ज़्यादा अपने देखना, और ऐसा हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं अगर कि कॉन्फ्लिक्ट तो टलेगा ही नहीं, सो ऐसे में तो कोई कोऑपरेट करेगा ही नहीं।
और कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात ही नहीं हो रही है कि भाई ट्रीटिंग ऑल स्टेट एज आइडेंटिकल रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम। सबको आप बराबर नहीं दे सकते, हर किसी का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सिस्टम अलग होता है। इसके अलावा टेररिस्ट ग्रुप्स, एमएनसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी तरफ ये ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा और अंडरस्टिमेट कर रहा है मोरालिटी को, ह्यूमन राइट्स वगैरह को, इंटरनेशनल लॉ को, तो कुछ ये कह ही नहीं रहा। इसके अलावा इट स्ट्रगल्स टू एक्सप्लेन लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस, रीजनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस चीज़ को भी ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो रियलिज्म जो है ना, वो फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाता मॉडर्न इश्यूज़ को, एनवायरमेंटल क्राइसिस वगैरह, ग्लोबलाइजेशन, या फिर जो खतरे आ रहे हैं आज की डेट में। इसकी कुछ कमियां भी हैं, अच्छाइयाँ तो हमने देख ही ली। इसके अलावा नियो रियलिज्म एक नया रियलिज्म है। ये क्या है, इसको हम स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। कैनेथ वॉल्ट्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर तो है ही है, लेकिन आप स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम भी तो देखो। वॉल्ट कहते हैं कि दैट इवन इफ, है ना, अगर ह्यूमन नेचर पीसफुल होता, स्टेट्स वुड स्टिल कॉम्पीट, स्टेट फिर भी कंपटीशन में रहते, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ही अनार्किक है। सो ये कहते हैं कि देखो भाई, अनार्की है, ये है अनार्की एज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। हमारा यहाँ पे कोई दुनिया में कोई हमें चलाने वाला नहीं है। और स्टेट्स एज फंक्शनली सिमिलर यूनिट्स ऑल सीकिंग सर्वाइवल। जितने दुनिया के देश हैं, छोटी छोटी वो यूनिट्स हैं, हर कोई अपना सर्वाइवल देख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अगर मैं आपको बताऊं अक्रॉस द सिस्टम, इसको वो बताता है कैसे कैसे किसके पास कितनी पावर है। सो वट मैटर मोस्ट इज़ नॉट हु द लीडर्स आर। ये जरूरी नहीं है कि नेता कौन है, लीडर कौन है, और वॉट वैल्यूज़ दे होल्ड, क्या उनके पास वैल्यूज़ हैं। बट आपको इसमें ये देखना है कि ये कह रहा है कि कितना आप पावरफुल हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो न्यो रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट्स जो हैं, जो देश हैं, वो वरी करते हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा, ठीक है, मोर देन पावर फॉर इट्स ओन सेक। सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ थियोरेटिकल मॉडिफिकेशंस हैं न्यो रियलिज्म की। होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो न्यो रियलिज्म है, अपडेट होता रहता है, ठीक है, अपडेट करता है और चेंज करता है क्लासिकल रियलिज्म को। जैसे ह्यूमन नेचर की बात आती थी, पहले लोग कहते थे कि भाई ह्यूमन नेचर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर नियो रियलिज्म कहता है कि चाहे आपका नेचर कितना शांत हो, पर ये जो अनार्किक स्ट्रक्चर है ना, इससे लड़ाइयाँ होती हैं। फोकस ज़्यादा पहले होता था लीडर्स और स्टेट पे। नियो रियलिज्म कहता है कि देखो भाई, जो लीडर है, जो मतलब ये सब चीज़ें, लीडरशिप पर्सनैलिटी हैं, ये सब से कुछ नहीं होता। तो ये कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम कंस्ट्रेंट्स स्टेट्स इन सिमिलर वेज। जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ऊपर से प्रेशर आता है बहुत बारी हमें, ठीक है। इसके अलावा पावर एज एन एंड और पावर एज एन मीन्स टू सिक्योरिटी। वॉल्ट्स कहते हैं कि जो जितने भी देश हैं, स्टेट्स हैं, वो सिक्योरिटी चाहते हैं, ना ही अनलिमिटेड पावर, ठीक है, सिक्योरिटी चाहते हैं वो। हाउएवर कुछ ऐसे रियलिस्ट हुए हैं जैसे जॉन मेर्शिमर, वो कहते हैं कि स्टेट्स सीक एज मच पावर एज पॉसिबल टू बिकम रीजनल हेजेमन्स। ये कहते हैं कि भाई हर देश चाहता है अपने अपने एरिया में मैक्सिमम पावर ले ले, ताकि एकदम वो बन जाए पावरफुल। फिर है बैलेंस ऑफ पावर एज डेलिबरेट पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ पावर एज ऑटोमेटिक। क्या होता है कि क्लासिकल रियलिस्ट लोग जो पुराने थे, वो कहते थे कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, दोनों देश अगर आपके आसपास हैं तो आप उनके बराबर या उनसे ज़्यादा की पावर रखते हो। ये क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर एज समथिंग स्टेट्स कॉन्शियसली क्रिएट, ये लोग करते हैं जानबूझ के। नियो रियलिस्ट लोग आर्ग्यू करते हैं कि देखो, जो सिस्टम है वो नेचुरली एक ये बैलेंस वाला बिहेवियर आ जाता है जब आप एक बड़े देश में हो। सो ये जो चेंजेस है ना, यही न्यू रियलिज्म के अंदर आ रहे हैं, जो पुराने वाले को इससे अलग बना रहे हैं। सो ये इसका एक बेसिक सा कंपैरिजन है जो आप एज समरी देख सकते हो, ठीक है। आप अगर इसको भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो जो चीज़ें हमने अंदर डिस्कस करी हैं, ठीक है। ये आप देखो कि भाई क्लासिकल रियलिज्म क्या कहता है और न्यू रियलिज्म क्या कहता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज critically examine the feminist perspectives in international relations in contrast to mainstream IR theories। फेमिनिज्म से रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव है IR का, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो देखो भाई, फेमिनिज्म का क्या रोल है IR में। फेमिनिज्म इन IR इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय आस्किंग अ सिंपल बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
कि विमेन कहाँ है एंड क्या ग्लोबल जो इवेंट्स हो रहे हैं इसमें हाउ डज जेंडर शेप ग्लोबल इवेंट्स। कुछ थ्योरीज हैं जैसे रियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, इसमें सिर्फ स्टेट वॉर पावर की बात होती है। सो फेमिनिज्म वाले कहते हैं ये थ्योरीज जो है ना, इसमें ये तो बताता ही नहीं है कि विमेन की क्या पोजीशन है, जेंडर का क्या रोल है। सो फेमिनिज्म थोड़ा आईआर को ना जेंडर के ऊपर फोकस कर देता है थोड़ा सा, इनइक्वालिटी और जो आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। सो फेमिनिज्म का मेन फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग द जेंडर्ड पावर। फेमिनिज्म आर्ग्यू करता है कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, उसमें क्या है, इज़ फुल ऑफ हिडन पावर स्ट्रक्चर्स दैट ऑफन फेवर मैन। सिर्फ मर्दों के लिए ज़्यादा बातें होती हैं, ठीक है। जो विमेन लेबर है उसकी वैल्यू नहीं है। विमेन वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन फेस करती है। सोशल सिस्टम शेप व्हाट मैन एंड वीमेन कैन और कैन नॉट डू। सोसाइटी डिसाइड कर रही है भाई लड़के को ये करना है, लड़की को वो करना है। सो जो मेन स्टेम आईआर है वो तो इग्नोर कर रहा है इन इशूज़ को, लेकिन फेमिनिस्ट लोग कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, आप ये भी चीज़ें पढ़ो। सो फेमिनिज्म के जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, कि कैसे फेमिनिज्म जो है वो क्रिटिक करता है रियलिज्म और नियो रियलिज्म को। रियलिज्म कहता है स्टेट की पावर ज़्यादा हो, मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, है ना, अपनी सिक्योरिटी रखो। पर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, ये है कि देखो भाई रियलिज्म में तो सिर्फ एग्रेशन बढ़ाने की बात हो रही है, कंपटीशन वगैरह की, और वॉर को नॉर्मल बताया जा रहा है, सिर्फ मैस्कुलिन बातें हो रही हैं। जो रियलिस्ट लोग हैं वो फोकस कर रहे हैं लीडर, आर्मी और स्टेट्स के ऊपर, आम लोगों की कोई बात ही नहीं हो रही है, विमेन की खासकर। रियलिज्म जो है सेक्सुअल वायलेंस जब होता है कॉन्फ्लिक्ट में, रिफ्यूजीज़ के इशू, वुमेन के क्या क्या रोल रहे हैं पीस बिल्डिंग में, इसको इग्नोर करता है। सो रियलिज्म इनकम्प्लीट है, इनका मानना है। और इसके अलावा लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म है, इसको भी इन्होंने गलत बताया। लिबरलिज्म कहता है कि भाई राइट्स पे ज़्यादा फोकस करो, कोऑपरेशन पे फोकस करो, इंस्टीट्यूशंस पे। सो फेमिनिस्ट लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, पर कहते हैं कि भाई लिबरलिज्म जो है वो अज्यूम करता है कि एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, लेकिन रियलिटी में क्या राइट्स हैं वीमेन के पास, नहीं है। और जो नियो लिबरल इकॉनमीज़ हैं, जो आज की डेट की इकॉनमीज़ हैं, उसमें तो विमेन की लेबर को और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको कम दिहाड़ी मिलती है इंडस्ट्रीज़ में। गारमेंट का वर्क हो, चाहे घरेलू काम हो, चाहे माइग्रेंट लेबर का काम हो, इनकी पैसे बहुत कम है। आज भी वो रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में विमेन का नहीं है, डिप्लोमेसी में नहीं है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है। सो लिबरलिज्म हो सकता है कि इक्वालिटी की बात करता है, पर जेंडर इनइक्वालिटी को अभी भी वो एड्रेस नहीं कर पा रहा है। फेमिनिस्ट री थिंकिंग ऑफ द स्टेट, जो मेन स्ट्रीम आईआर की थ्योरीज हैं वो स्टेट को देखती हैं एज रैशनल, जेंडर न्यूट्रल और द मेन एक्टर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, कि भाई हाँ स्टेट ही स्टेट सब कुछ है। लेकिन जो फेमिनिज्म वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, जो स्टेट है वो न्यूट्रल नहीं है। जो स्टेट है उसको मैन ने सिर्फ अपने मैन लोगों के लिए ही सब कुछ किया है, विमेन के लिए किसी ने बात नहीं की। सो जो विमेन हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए गए थे, उनको स्टेट इंस्टीट्यूशन से भी निकाल दिया गया था। सो कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो कि आईआर के बारे में, हॉब्स के, मकैवली के, ये लिखे गए, जहाँ पे व्हेन वीमेन हैड नो पॉलिटिकल स्टेटस, ठीक है। सो फेमिनिज्म ये कहते हैं कि देखो भाई जेंडर बायसेस जो हो रहे हैं उसको भी तो दिखाओ, न्यूट्रलिटी की तो बात कर रहे हो। जेंडर्ड नेचर ऑफ मिलिट्री एंड सिक्योरिटी, फेमिनिस्ट स्कॉलर कहते हैं कि मिलिट्री जो है ना वो भी जेंडर के हिसाब से बनी हुई है। मैस्कुलिनिटी की बात होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, प्रोटेक्टिव बस लड़के हैं। फेमिनिटी में कहा जाता है फेमिनिटी बहुत वीक है, इमोशनल है, लड़कियां डिपेंडेंट रहती हैं। सो विमेन को तो आप लड़ने कभी दोगे ही नहीं, लड़ाई में, जंग में, उसको पहले ही निकाल दोगे, बोलोगे फेमिनिन हो। और मेल वायलेंस को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, ठीक है। विमेन की सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस या वॉर के समय रेप हो जाता है उनका, या ट्रैफिकिंग है, इसको तो इग्नोर किया जा रहा है ना। सो फेमिनिस्ट कहते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई वायलेंस वगैरह से फ्रीडम हो, इकोनॉमिकली सेफ्टी हो, और ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात हो, सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ की बातें मत करो। फिर पोस्ट कलोनियल फेमिनिज्म क्या कहता है, देखो भाई पोस्ट कलोनियल फेमिनिस्ट लोग जो आए वो कहते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट लुकिंग एट कलोनियल हिस्ट्री, रेस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी को समझना चाहते हो तो पहले कलोनियल हिस्ट्रीज़ को पढ़ो, रेस की हिस्ट्री को पढ़ो, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ो। फिर वो कहते हैं जो अंग्रेज होते थे कलोनियल रूलर्स,
वो क्या करते थे, इम्पोज्ड न्यू जेंडर रोल्स एंड एक्सप्लॉइटेड विमेन, उन्होंने लड़कियों को बहुत एक्सप्लॉइट किया है। सो जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है वो तो कैन नॉट स्पीक फॉर विमेन इन द ग्लोबल साउथ, वो तो कभी बोलते भी नहीं हैं साउथ के, जो ग्लोबल साउथ की जो विमेन है उनके लिए। सो जो विमेन रही हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में, सो उनको बहुत सारा ऑपरेशन जेंडर को लेकर, पॉवर्टी को लेकर या इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने फेस किया है। सो ये पर्सपेक्टिव दिखाता है कि फेमिनिज्म की थ्योरी है वो ज़्यादा इंक्लूसिव है, थोड़ी सेंसिटिव थ्योरी है। सो फेमिनिस्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन के थिंकर्स हैं वो कुछ नए मेथड्स और क्वेश्चंस लाते हैं, सच एज स्टडिंग एवरीडे लाइफ्स नॉट जस्ट बिग इवेंट्स। आप एवरीडे लाइफ को भी कवर करो, सिर्फ बड़े बड़े चीज़ों को, लड़ाई झगड़ों को मत लिखो। इंटरव्यू करो, पर्सनल स्टोरीज सुनो, क्वालिटेटिव मेथड, थोड़ी क्वालिटी पे ध्यान दो, और जिनकी आवाज़ें आपने नहीं सुनी है, मीन्स जिनको इग्नोर किया गया है, उनको सुनो। एंड चैलेंजिंग हु क्रिएट नॉलेज एंड हु इज़ इग्नोर्ड। सो जिसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, ये भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम आईआर तो सिर्फ फोकस कर रहा है कि भाई स्टेट के ऊपर, सिर्फ डेटा के ऊपर। बस फेमिनिज्म जो है ना वो क्या करता है कि भाई वैलिड नॉलेज की बात करता है कि हाँ थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ो भाई, आगे निकलो। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई फेमिनिज्म ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है, ज़्यादा ही। तो फेमिनिस्ट लोगों का रिस्पॉन्स आता है, देखो कि भाई फेमिनिज्म के अंदर तो मैन एंड मैस्कुलिनिटी भी पढ़ाई जाती है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेशर ऑन मैन टू बी स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टर्स, कि लड़कों पे भी प्रेशर है कि आप स्ट्रॉन्ग बनो। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है। और फेमिनिज्म लैक्स वन यूनिफाइड थ्योरी। होता क्या है कि जो वर्ल्ड है ना, हमारी दुनिया है, वो डाइवर्स है। सो एक थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो अलग अलग फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमारी डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। तीसरा क्रिटिसिज्म आता है, वेस्टर्न जो फेमिनिज्म है वो डोमिनेट करता है और जनरलाइज करता है ऑल वीमेन एक्सपीरियंसेस को। लेकिन इसका रिस्पॉन्स आता है कि फेमिनिज्म जो आज की डेट में है एम्ब्रेसेस इंटरसेक्शनैलिटी एंड पोस्ट कॉलोनियल व्यूज़ टू इंक्लूड डिफरेंट कल्चर एंड आइडेंटिटीज़। दूसरे कल्चर्स, दूसरी आइडेंटिटीज़ को भी आज की डेट में जो है इंक्लूड किया जा रहा है स्टडीज़ वगैरह में। सो फेमिनिस्ट जो आईआर है वो बहुत ज़रूरी है, आप इस थ्योरी को भी पढ़ो, क्योंकि इसमें मेन स्ट्रीम थ्योरी को पूरा रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसकी कुछ कमियां दिखाई जा रही हैं। जेंडर का भी बहुत रोल है, जेंडर कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करता है, ठीक है। हाउ विमेंस एक्सपीरियंसेस आर सेंट्रल नॉट ऑप्शनल, विमेन को आप ऑप्शन मत समझो, वो सेंट्रल चीज़ है उनकी। और कैसे हाउ पावर ऑपरेट्स एट बोथ, बड़े लेवल पे और एवरीडे लेवल पे। सो रियलिज्म का ज़्यादा फोकस है, पावर वो सब मैंने आपको पीछे बता दिया, यही इसका कंक्लूजन बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द नियो लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस और नियो लिबरल थ्योरी, इसको जोड़कर क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप इसको समझो। सबसे पहले क्या है, इसका इंट्रो समझो आप। नियो लिबरलिज्म, या फिर आप इसको नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहते हो, ये लेट 1970s और अर्ली 1980s में एमर्ज हुआ है। और होता क्या है, एज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ नियो रियलिज्म। नियो रियलिज्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो ये चीज़ निकल कर आई। सो जो नियो लिबरल्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कुछ रियलिस्ट चीज़ों को, जैसे कि हाँ भाई इंटरनेशनल अनार्की है और स्टेट्स रैशनल हैं, सेल्फ इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा होता है देशों का। सो दे स्ट्रांगली डिसएग्रीड विद द रियलिस्ट बिलीव दैट कॉपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनएविटेबल। रियलिज्म में दो चीज़ें आती हैं कि कॉपरेशन करना बहुत मुश्किल है और कॉन्फ्लिक्ट तो कभी टल ही नहीं सकता। तो नियो लिबरल वाले इस चीज़ को नहीं मानते। दो इसमें स्कॉलर्स बहुत मेन है, रॉबर्ट केहन है और ठीक है, और रॉबर्ट एक्सल रोड है, ठीक है। इनकी बात समझो आप क्या कह रहे हैं। ये रॉबर्ट एक्सल रोड है, तो इसके अंदर दो इनके वर्क हैं, आफ्टर हेजेमनी किताब है और इनकी द एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन है। सो इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि कॉपरेशन हैपन्स इवन विदाउट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। कॉपरेशन हो सकता है, ठीक है, कि भाई हाँ मिसट्रस्ट हो जाता है लेकिन कॉपरेशन भी हो सकता है। सो नियो लिबरलिज्म के कुछ बेसिक असम्पशंस मैं आपको बताऊंगा। देखो, नियो लिबरलिज्म एग्री करता है कुछ चीज़ों पर कि हाँ दुनिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है,
हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है मैक्सिमम। बट नियो लिबरल वाले लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई अनार्की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोऑपरेशन नहीं हो सकता है कि अपना हर कोई फ़ायदा देखता है, ठीक है, दूसरों का, रेदर देन ओनली वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स गेन। सो रिपीटेड इंटरेक्शंस मेक कॉपरेशन बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। अगर आप लगातार इंटरेक्ट करते हो तो हाँ, कोऑपरेट कर सकते हो आप। सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट ऑटोमेटिक अंडर अनार्की, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। सो वाई कॉपरेशन ऑकर्स अंडर अनार्की, आप इसको समझो। जो नियो लिबरल हैं वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई भी ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है, वाई डोंट स्टेट्स ऑलवेज फाइट, हम हमेशा क्यों नहीं लड़ते रहते भाई। सो आंसर क्या आता है, स्टेट्स कोऑपरेट बिकॉज इट इंक्रीजेज देयर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगर आप कोऑपरेट करोगे तो आपका ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। लगातार आप इंटरेक्शन करोगे, सो इससे क्या होगा, चीटिंग कोई ज़्यादा करेगा नहीं, और इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो रूल्स बनाएंगे जिससे अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। सो स्टैंड एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, चाहे ट्रेड करना हो एक दूसरे से, सिक्योरिटी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो। सो कोऑपरेशन तो भाई रैशनल भी है, कॉमन भी है, कोऑपरेशन तो होना चाहिए। अब इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। मेजर कंट्रीब्यूशन जो है नियो लिबरलिज्म का वो है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ है, कुछ रीजनल बॉडीज़ हैं, कुछ ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। होता क्या है, इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से कम्युनिकेशन होता है देशों के बीच में, लोगों का भरोसा बढ़ता है, मिसट्रस्ट कम होता है, इन्फॉर्मेशन रहती है सभी के पास, ट्रांसपेरेंसी होती है एक, और नॉर्म्स और रूल्स, ठीक है, ये इस्टेब्लिश होते हैं, और मॉनिटर कंप्लेंस कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। डिस्प्यूट्स हो भी जाते हैं तो पीसफुली सॉल्व हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस जो नियो लिबरलिज्म है इज़ ऑफन कॉल्ड नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, उनकी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे वो हाईलाइट करता है। अब यहाँ पे जो नॉन स्टेट कुछ एक्टर्स होते हैं उनका क्या रोल है, देखो भाई, जो क्लासिकल लिबरलिज्म होता था वो इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा फोकस था, और जो रियलिज्म है वो स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस्ड है। लेकिन जो नियो लिबरलिज्म है ना वो थोड़ा सा नॉन स्टेट एक्टर्स पे ज़्यादा जो है वो मतलब फोकस्ड है। जैसे एमएनसी हो गई, एनजीओज हो गए, कुछ हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, या ट्रांसनेशनल हमारे नेटवर्क्स हो गए, इनसे भी बहुत सारी चीज़ें भाई इन्फ्लुएंस होती हैं, ट्रेड से लेकर ह्यूमन राइट्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक मेन आइडिया है। एक तो यहाँ पे थिंकर है क्योहेन और जोसेफ ने, क्या कहते हैं, मॉडर्न स्टेट्स जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली। ये कनेक्शन का मतलब है कि स्टेट्स एक दूसरे पर डिपेंड हैं, कोई भी अकेला सब कुछ अचीव नहीं कर सकता। पावर सिर्फ मिलिट्री को नहीं कहते, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल पावर भी बहुत ज़रूरी है, ये आप समझ गए। अब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के कुछ होते हैं फीचर्स, क्योहेन और ने बताया है हमें। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट्स ऑकर नॉट ओनली थ्रू स्टेट टू स्टेट डिप्लोमेसी बट ऑल्सो थ्रू, कॉन्टैक्ट सिर्फ दो देश के बीच में नहीं होता, कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में भी होता है, कॉन्टैक्ट एनजीओज के बीच में होता है, कॉन्टैक्ट एमएनसीज के बीच में होता है, कॉन्टैक्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी होता है। सो वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिर्फ कोई फॉरेन मिनिस्ट्री या प्रेसिडेंट वगैरह नहीं कंट्रोल करते, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन लोगों का भी उतना ही रोल है। और इसके अलावा रियलिस्ट लोग क्या कहते हैं कि मिलिट्री की सिक्योरिटी जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन नियो लिबरल लोग कहते हैं कि देखो डिफरेंट इश्यूज बिकम इम्पोर्टेंट एट डिफरेंट टाइम्स। हमेशा लड़ाई झगड़े का इशू नहीं होता, क्लाइमेट चेंज है तो इसमें मिलिट्री क्या करेगी, ट्रेड है, पब्लिक हेल्थ है, माइग्रेशन की बात है, टेक्नोलॉजी है। सो मिलिट्री अकेली थोड़ी ना ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगी। डिक्लाइन ऑफ मिलिट्री फोर्स बिटवीन इंटरडिपेंडेंट स्टेट्स, होता क्या है कि अगर आप मिलिट्री फोर्स यूज़ करते हो सो बहुत कॉस्टली होता है ये, ठीक है, काउंटर प्रोडक्टिव है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस, नेगोशिएशंस और कोऑपरेशन ये ज़्यादा इफेक्टिव है ना। आप लड़ने की बजाय, आप बड़ा देश हो तो भाई किसी को अटैक मत करो, आप सैंक्शन लगा दो उस पर, ठीक है, तो उससे ज़्यादा असर पड़ जाएगा उसे। कॉन्फ्लिक्ट्स तो भाई देखो मैनेज हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन से, वॉर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स जो इंटरडिपेंडेंस है
उसके बारे में क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये नियो लिबरल लोगों को पूरा सपोर्ट करता है कि कॉपरेशन पॉसिबल है और ज़रूरी भी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कॉपरेशन बढ़िया है, शॉर्ट टर्म पावर गेन की मत सोचो। इंस्टीट्यूशन बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं इंटरडिपेंडेंस में, और मिलिट्री फोर्स सिर्फ प्राइमरी टूल नहीं होता हर चीज़ का। इन शॉर्ट, इंटरडिपेंडेंस जो है ना, उससे क्या है, कॉपरेशन आपकी बढ़ती ही है। सो ये इसका कंक्लूज़न है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यही सब चीज़ें कंक्लूड करके लिखी हुई हैं इसमें। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्सिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म इन आईआर विद स्पेशल रेफरेंस टू द ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर। सो मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखो होता क्या है, जो मार्क्सिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर के अंदर पढ़ना। मार्क्स हर जगह पे आता है भाई, मार्क्स है ही बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये एक पावरफुल फ्रेमवर्क देता है। आप समझो कितनी ज़्यादा दुनिया में भेदभाव है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इकोनॉमिक पावर्स और ये कैपिटलिज्म वगैरह। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे क्या होता है कि इकोनॉमी से ये जोड़ देते हैं सब चीज़ों को। जो क्लास स्ट्रगल है वो इसको यहाँ पे भी घुसेड़ देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मॉडर्न जो आईआर के स्कॉलर्स हैं वो मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म को यूज़ करते हैं बताने के लिए कि कैसे आज की दुनिया में इनइक्वालिटी है अलग अलग देशों के बीच, इंपीरियलिज्म और क्या ये कलोनियलिज्म कैसे आया, लेबर आज भी परेशान है, आज की डेट में कैपिटलिज्म से कितनी दिक्कतें आ रही हैं। सो मार्क्सिज्म को आप पढ़ोगे ना तो आपको एक ऐसा नज़रिया मिलेगा जहाँ पर आप इकोनॉमी, पावर और क्लास के स्ट्रगल को समझकर दुनिया को देखोगे। क्लासिकल मार्क्सिज्म पुराना वाला क्या कहता है, क्लासिकल मार्क्सिज्म कहता है कि देखो भाई, हिस्टोरिकल एक मटेरियलिज्म है, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वही हिस्ट्री को बना रही हैं अपने हिसाब से, क्लास स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, एक तरफ वर्कर लोग हैं जो मतलब, और एक तरफ ओनर हैं, ओनर को बुर्गेस कहते हैं और प्रोलेटेरिएट, ठीक है, प्रोलेटेरिएट कहते हैं वर्कर्स को। ये आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट है, इसी की वजह से सब होता है। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बड़े ओनर वगैरह हैं, वो भाई हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, वर्कर्स प्रोड्यूस वैल्यू बट कैपिटलिस्ट प्रॉफिट, काम करते हैं वर्कर, फ़ायदा होता है कैपिटलिस्ट लोगों का। सो यही है कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म, वो बताया जाता है कि भाई हाँ, क्या क्या उसकी भाई क्राइसिस आ सकते हैं, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है कैपिटलिज्म के आने से। ठीक है, और आईआर के अंदर क्या है, क्लासिकल मार्क्सिज्म को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैपिटलिज्म फैला, कैसे अमीर कंट्रियां डोमिनेट करती हैं गरीबों को, कैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से निकले हैं। सो मार्क्सिज्म एंड द ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर, ये हमारी कोर थीम है आज के क्वेश्चन की। देखो, जो ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत मेन चीज़ है, आपको समझना है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजी को, कैपिटल को और हाई स्किल इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करती हैं, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो, उनको फोर्स किया जाता है आप लो स्किल वाले काम करो, लेबर वाला मेहनत मजदूरी का काम करो, ठीक है, सिर्फ रिसोर्स को निकालो। ये डिवीज़न है। बड़े बड़े देश अपना फ़ायदा देख रहे हैं, गरीबों को गरीब रख रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो कोर कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हाईटेक इंडस्ट्रीज़ लगा रही हैं। लेकिन जो पुअर स्टेट्स हैं, जो पेरिफेरियल स्टेट्स हैं, उनको माइनिंग में, एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी में, लेबर वगैरह में लगा रखा है। सो मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं कि ये सिस्टम जो एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक ग्लोबल कैपिटलिज्म का प्लान है, बहुत खतरनाक वाला, जो कि प्लान बहुत पहले से बनता आ रहा है। नियो मार्क्सिज्म क्या कहता है कि अब थोड़ी दुनिया अपडेट हो रही है। होता क्या है, नियो मार्क्सिज्म डेवलप्स क्लासिकल आइडियाज टू अंडरस्टैंड मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज की डेट में क्या हो रहा है, जो नियो मार्क्सिस्ट लोग हैं आर्ग्यू दैट जो मेन स्ट्रीम आईआर की थ्योरीज हैं वो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रही हैं, जैसे कैपिटलिज्म एज अ वर्ल्ड सिस्टम, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटेशन जो हुआ है, ये इकोनॉमिकल जो मोटिव्स होते हैं देशों के, इसको तो इग्नोर किया जा रहा है, इसको तो देखा ही नहीं जा रहा। सो नियो मार्क्सिज्म कनेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स को विद डोमेस्टिक क्लास रिलेशंस, कि हाँ भाई, ग्लोबल कैपिटलिज्म है जो चल रहा है, उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी कोर है वहाँ पर आप नहीं जा पा रहे हो। बिल वॉरेन एंड ग्लोबल कैपिटलिज्म, अब इसको समझते हैं। बिल वॉरेन एंड ग्लोबल कैपिटलिज्म, इस टॉपिक में ये बताया जाता है कि देखो, बिल वॉरेन जो है वो चैलेंज करते हैं लेनिन्स के, मतलब लेनिन के क्लेम को कि इम्पीरियलिज्म इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन ने पता है क्या कहा था, कि कैपिटलिज्म अगर ज़्यादा लंबा चल जाए तो लास्ट में वो इम्पीरियलिज्म पे जाके रुकता है। सो ऐसे में बिल वॉरेन इस चीज़ को कहते हैं कि ऐसा नहीं है।
इम्पीरियलिज्म क्या है? एक्चुअली हेल्प्ड स्प्रेड कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू पोरर रीजन्स। कि इम्पीरियलिज्म यानी कि जो अंग्रेज़ों ने छोटे देशों पे कब्जा किया, तो इससे कैपिटलिज्म दूर दूर तक पहुंचा और गरीब देशों में भी इंडस्ट्रीज़ लगी। सो कैपिटलिज्म से क्या होगा? एक ग्लोबल वर्किंग क्लास तैयार होगा, कि जिससे क्या होगा, में इवेंचुअली चैलेंज एक्सप्लॉइटेशन, इससे एक्सप्लॉइटेशन कम होगा। सो वॉरेन जो हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आईआर में? सो वो कहते हैं कि देखो, डेवलपमेंट, इंपीरियलिज्म, ग्लोबल लेबर, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कि भाई देखो भाई, ऐसी बात है कि हाउ लेबर एक्सप्लॉइटेशन शिफ्ट अक्रॉस बॉर्डर्स, कि लेबर एक्सप्लॉइटेशन हाँ होता है इधर उधर। फिर जस्टिन रोजनबर्ग, जो कि रियलिज्म के बहुत ही बड़े क्रिटिक हैं, ये कहते हैं रियलिज्म को क्रिटिक, मतलब इसका क्रिटिसिज्म करते हुए, कि देखो ये क्या करता है, सेपरेटिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू स्ट्रिक्टली। क्या भाई, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो हमारी पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल ही ज़्यादा वो डोमेस्टिक, मतलब एकदम वो क्या कहते हैं, सेपरेट कर रहे हैं। हिस्ट्री के बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही है, और इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ टूल फॉर मैनेजिंग पावर यूज़ किया जा रहा है, ना कि एक्सप्लेन करने के लिए। वो कहते हैं कि देखो, इंटरनेशनल अनार्की है, इज़ नॉट नेचुरल। ठीक है, ये नेचुरली नहीं है, ये कैपिटलिस्ट एक, मतलब एक प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म का ही। सो जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ये कैपिटलिज्म के साथ ही आया है। सो इससे क्या है कि आईआर के जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि देखो कैसे कैपिटलिज्म जो है ये स्टेट का बिहेवियर को शेप करता है और एक ग्लोबल हायरार्की बनाता है। ठीक है, फिर इमैनुअल वॉलरस्टीन आते हैं। इन्होंने क्या बोला है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल नियो मार्क्सिस्ट आइडिया है। वॉलरस्टीन कहते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है वो डिवाइडेड है कोर स्टेट्स में। सबसे पहली कैटेगरी है, ये वो देश हैं जो बहुत वेल्दी हैं, पैसे वाले हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, पावरफुल हैं, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ट्रेड, इनको यही कंट्रोल करते हैं और सस्ती लेबर से फ़ायदा उठाते हैं, गरीब जगहों से फ़ायदा लूटते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेमी पेरिफेरी, ये वो देश हैं जो मिडल लेवल के हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं अभी भी इनमें, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट हैं। फिर पेरिफेरी नेशंस आते हैं, देश हैं जो बहुत पुअर हैं, जो बहुत वीक हैं, जो कि अपना कच्चा माल बड़े देशों को अपनी चीप लेबर बेच रहे हैं। इन्हीं के साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, इन्हीं के साथ ही सबसे ज़्यादा अनइक्वल ट्रेड होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो इमैनुअल वॉलरस्टीन ने बताया है। अब ये ग्लोबल डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे काम करता है? मार्क्सिस्ट लोग मानते हैं कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो गरीब देशों को डिपेंडेंट रखती हैं बाय कंट्रोलिंग मार्केट प्राइजेस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस पे कंट्रोल बड़े देशों का ही रहता है। लेबर का एक्सप्लॉइटेशन पूरे दुनिया भर में होता है। जो वर्कर हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनको बहुत कम पैसा मिलता है, जो एमएनसीज हैं वो ज़्यादा पैसा कमाती हैं उनकी मेहनत से। सो इससे जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बड़े जो कोर देश हैं, ठीक है, उनके पास में रहता है। और जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो गरीब देशों में रहती है। सो ये ग्लोबल डोमिनेशन है। इसके अलावा ग्राम्स्की हैं। सो एंटोनियो ग्राम्स्की एक और इम्पोर्टेंट आइडिया ऐड करते हैं जिसको हेजेमनी कहा जाता है। वो कहते हैं कि जो अमीर है ना, वो मेंटेन पावर नॉट ओनली थ्रू फोर्स, कि वो सिर्फ फोर्स से अपनी पावर मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ऑल्सो थ्रू आइडियोलॉजी एंड कंसेंट, एक आइडियोलॉजी है। सो अगर आप यहाँ पे इसको आगे समझो तो आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में इसका मतलब क्या होता है। आप समझो, जो पावरफुल स्टेट होते हैं, ठीक है, वो ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट, डेवलपमेंट, इन सभी आइडियाज़ को वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, और जो गरीब देश हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत नॉर्मल लगता है उन लोगों को। सो यहाँ पे जो ग्राम्स्की हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं कि देखो वाई ग्लोबल कैपिटलिज्म कंटिन्यूज इवन व्हेन इट प्रोड्यूसेस इनइक्वालिटी। सबको पता है कि हाँ, कैपिटलिज्म से इनइक्वालिटी आ रही है, फिर भी उसकी ग्रोथ हो रही है। सो ठीक है, ये सारा कंक्लूज़न है जो आपने अभी तक पढ़ा। ठीक है, उसका ये एक कोर है, आप मेन आइडिया समझ लो ये है। ठीक है, आप इसको ज़रूर देख के जाना। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल गवर्नेंस? डिस्कस क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस एंड एक्सप्लेन व्हाई दे फेल टू अचीव बाइंडिंग कमिटमेंट्स। ग्लोबल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आप समझो ग्लोबल गवर्नेंस होती क्या है।
ग्लोबल गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम होगा जहाँ कानून होंगे, जहाँ इंस्टीट्यूशंस होंगे, जहाँ एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, एंड एक्टर्स दैट हेल्प मैनेज ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ऐसे देश होंगे जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में मदद करेंगे। एक अकेला देश उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। ये कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, ये एक नेटवर्क है, ये एक ग्रुप है जहाँ पे स्टेट्स भी होंगे, जहाँ पर यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे, एनजीओज भी होंगे, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी होंगे, प्राइवेट कॉरपोरेशंस भी होंगे, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स भी होंगे। ये सब मिलकर काम करेंगे, ठीक है। और ये इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक, टेररिज्म, ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, इन सब पे मिलकर काम करेंगे। सो ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो इवॉल्व हुई है। पहले क्या था कि फ्रॉम अ स्टेट सेंट्रिक पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हायरार्किकल मॉडल के पहले नेशनल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट सेंट्रिक ये ज़्यादा होता था कि हाँ भाई देश ही सब कुछ करेगा अकेला, टू अ पोस्ट वेस्टफेलियन मल्टी एक्टर सिस्टम इन्वॉल्विंग मैनी नेटवर्क्स। पहले सिर्फ बड़े बड़े देशों से ही अब हर बात कंसल्ट होती थी, अब क्या है अलग अलग जगहों से एनजीओ, सिविल, आप कह सकते हो सोसाइटीज़, और ये सब को साथ में लेके फिर डिसीजंस हो रहे हैं। सो आज की डेट की जो ग्लोबल गवर्नेंस है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, डाइवर्स है, मल्टी लेयर है, अलग अलग चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस एंड क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, देखो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस जो हैं ये ग्लोबल गवर्नेंस का एक बहुत बढ़िया एक आप कह सकते हो कि एक यहाँ पे उदाहरण है कि होता क्या है। जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी नेगोशिएशंस होती हैं वो होती हैं अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और एनुअल मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जिसको कहा जाता है। सो यूएनओ का ये एक फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन है कि हाँ क्लाइमेट चेंज पे हम सब काम करेंगे ताकि ग्रीन हाउस गैस जो निकलती हैं, जो पोल्यूशन करते हैं, उनका कम से कम एमिशन हो, अडेप्शन को हम सपोर्ट करें और रिजिलियंस को हम बिल्ड करें। ये इनका मेन गोल रहता है। सो क्लाइमेट नेगोशिएशंस जो होती हैं उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी आती हैं, एनजीओज़ भी आते हैं, साइंटिस्ट लोग भी आते हैं, कॉरपोरेशंस भी आती हैं, सिविल सोसाइटीज़ से भी लोग आते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑल स्टेट डिपेंड ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट नेगोशिएशंस रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन, कि भाई हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं। सो कलेक्टिव एक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। अब ये क्लाइमेट नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाती है, देखो आप समझो, क्लाइमेट गवर्नेंस बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि हर किसी का क्लाइमेट से अलग रिश्ता है। जैसे हर किसी की प्रायोरिटी अलग है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि बहुत स्ट्रिक्टली ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बिल्कुल कट कर दिया जाए, क्योंकि भाई वो तो अपनी फैक्ट्रियाँ लगा चुकी हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कह रही हैं हमें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, गरीबी हटानी है। सो हमारे ऊपर तो आप बर्डन मत डालो रिस्ट्रिक्शन का। इसके अलावा फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल नीड्स, देखो जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पास क्या है कि भाई वो क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सपोर्ट फॉर अडेप्शन ये डिमांड कर रहे हैं कि ये सब नहीं है, ठीक है। लेकिन इनको मतलब यही है कि भाई कोई सुन ही नहीं रहा इनकी, ठीक है, इनकी सुनवाई हो ही नहीं रही है। फिर आगे देखो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिस। सो जो क्लाइमेट पे बात होती है ना, तो उसका क्या होता है कि भाई देखो आप इसको ध्यान से समझो एक बारी, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो क्लाइमेट टॉक्स हैं वो इन्फ्लुएंस होती है कलोनियल हिस्ट्री, आप पीछे पढ़ो अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया है। जो डेवलपमेंट इतना अनइक्वल रहा है, हर देश बराबर ही डेवलप नहीं है, और पास्ट में किसने ज़्यादा एमिशन किया है। सो एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसमें क्या होता है, देखो सभी देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन जो अमीर देश हैं उन्होंने पोल्यूशन ज़्यादा किया है तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, उनको ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत ही मुश्किल है इस चीज़ को दूसरों को समझा पाना। सो ये क्लाइमेट की जो नेगोशिएशंस हैं ये फेल क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं कमिटमेंट, वो मतलब एक बाइंडिंग कमिटमेंट तक हम पहुंच पा रहे हैं। होता क्या है, इतनी डिकेड्स हो गई हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, क्लाइमेट नेगोशिएशन अभी भी फेल हो जाती हैं। इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच की लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म होते। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो चाहते हैं बड़े लेवल पर हम ग्रीन हाउस गैसेस को कट कर दें, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती हैं हमें अपना डेवलपमेंट करना है, तो हम आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट लिमिट होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, भाई हमारी फैक्ट्रियाँ ही नहीं लगेंगी तो क्या होगा। सो इससे क्या है, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड चल रहा है। नॉर्थ जो हमारा ग्लोब है,
ठीक है, ग्लोब का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो तो बहुत डेवलप्ड है, आगे बढ़ गया, लेकिन साउथ वाला तो अभी डेवलपमेंट कर रहा है ना। सो ये चीज़ें वो कहते हैं। फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी गैप, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री हैं विल नॉट कमिट टू डीप कट्स अनलेस दे रिसीव, वो कहते हैं कि हम इतने डीप एमिशंस कट नहीं कर पाएंगे, आप हमें गारंटी दो भाई, आप पैसे दोगे, टेक्नोलॉजी दोगे एंड अडेप्शन असिस्टेंस, अडेप्शन में मदद दोगे। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं ऑफन फेल टू डिलीवर प्रॉमिस्ड फंड्स, जो उनको फंड कहा गया था मिलेगा वो नहीं मिला, ट्रस्ट तोड़ा गया। सो इसीलिए ये नेगोशिएशन कोई सुनता नहीं। हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी भी है भाई। देखो क्लाइमेट नेगोशिएशन जो है, आप अगर समझो, अमीर देशों ने सबसे ज़्यादा एमिशन किया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, बड़े बड़े देशों ने ही फैक्ट्रियाँ लगाई थी, जो गरीब देश थे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बेकार इम्पैक्ट पड़ा है। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डिमांड करती हैं कंपनसेशन आप दो, ठीक है, जो लॉस आपने और जो डैमेज किया उसका फंड दो हमें, ठीक है, जो पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाओ। ये डिबेट चल रही है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म बहुत वीक है, इवन एग्रीमेंट होता भी है फिर भी कोई पेनल्टी नहीं लग रही। फॉर एग्जांपल पेरिस एग्रीमेंट रिलाइज ऑन वॉलंटरी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी है, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है अगर आप वो करो या ना करो, तो ऐसे थोड़ी ना कुछ होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं, देखो क्लाइमेट कोऑपरेशन कोलैप्स हो जाते हैं कभी कभी पावर पॉलिटिक्स को लेकर, कभी ट्रेड का पंगा हो जाता है, कभी इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। सो जो एक क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है वो हर कोई इग्नोर कर देता है। जैसे यूएस ने क्या करा था डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, पेरिस एग्रीमेंट से खुद को पीछे कर दिया कि ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट को अपनी पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने भाई कैसे पीछे कर दिया खुद को। द शिफ्ट फ्रॉम क्योटो टू पेरिस एंड इट्स लिमिटेशंस, हुआ क्या, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, ये एक टॉप टू डाउन मॉडल था जिसमें कहा जाता था जो कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक टारगेट फिक्स होगा कि इतना आप कम करोगे एमिशन। फेल हो गया क्योंकि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी आप कह सकते हो मतलब लीगली बाइंडिंग टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़, यहाँ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो भाई वो टारगेट उनको करना ही है, लेकिन डेवलपिंग वाले इनसे एग्जेम्प्टेड थे। सो यूएसए ने तो इसको सीरियस ही नहीं लिया, ठीक है, और चाइना आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। फिर है पेरिस एग्रीमेंट आया, ये बॉटम टू अप मॉडल था, इसमें ये बोला गया कि जो हर देश है वो अपने खुद के गोल बनाए कि कितने मैं कम करूँगा। अब ये है तो इंक्लूसिव, लेकिन इसमें कोई लीगल बाउंडिंग वाली बात नहीं है कि भाई करना ही करना है। सो कंट्रीज़ अपने लिए थोड़े बहुत टारगेट बनाएगी, ठीक है, और वो उसमें वो इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है, इन्फोर्समेंट सही से नहीं हो पाएगा। सो होता क्या है, पेरिस सक्सीड्स इन पार्टिसिपेशन, हाँ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा पेरिस एग्रीमेंट से, लेकिन बाइंडिंग कमिटमेंट तो नहीं आएगी, ठीक है। फिर है द रोल ऑफ नॉन स्टेट एंड सब नेशनल एक्टर्स। अब होता क्या है, क्लाइमेट गवर्नेंस हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, होता क्या है कि देखो भाई क्लाइमेट गवर्नेंस, जब क्लाइमेट गवर्नेंस की बात होती है तो इसमें सिटीज़, बिजनेस, एनजीओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रांसनेशनल नेटवर्क, इन सबको जोड़ के चलना पड़ता है। ये इन्वॉल्वमेंट इनका होगा तो इससे इनोवेशन होगा, बट ऑल्सो आप ये मान के चलो फ्रेगमेंटेशन भी आएगा, टुकड़े भी होंगे, कोऑर्डिनेशन का भी लैक होगा, यानी और हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन भी ना हो पाए। तो ये जब आप बाहर के लोगों को जोड़ते हो ना क्लाइमेट के मुद्दों से, तो कभी कभी हो सकता है सरकार थोड़ा भड़क भी जाए। सो कंक्लूज़न यही है जो आपके सामने है कि हाँ भाई ग्लोबल गवर्नेंस अच्छी बात है, कोऑपरेट करो, लेकिन क्लाइमेट के नेगोशिएशंस का स्ट्रगल चल ही रहा है, अभी तक कोई इसका हल नहीं निकल पा रहा है, इन्फोर्समेंट हो नहीं पा रहा है सही से, नॉर्थ साउथ का डिवाइड चल रहा है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पॉलिटिक्स को लेकर हर कोई अपना फ़ायदा देखता रहता है। समझ आ गया आपको यहाँ तक? सो अगला प्रश्न है हमारा, हाउ डू वी कंसीव इंटरनेशनल रिलेशंस बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म। सो यूरोसेंट्रिज्म का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है और साथ साथ आपको इंडियन कंट्रीब्यूशन का अलग से भी पूछ सकता है, जोड़ के भी पूछ सकता है। तो दो क्वेश्चन एक में मर्ज हो रखे हैं इसमें। तो सबसे आप पहले समझो कि ये बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म का मतलब होता क्या है। जो आईआर सब्जेक्ट है ना वो मोस्टली यूरोप और अमेरिका में डेवलप हुआ था, तो ज़्यादातर जो आईआर की थ्योरीज हैं, चाहे रियलिज्म हो, चाहे लिबरलिज्म हो, चाहे मार्क्सिज्म हो, ये ज़्यादातर यूरोपियन हिस्ट्री पे ही बेस्ड है,
ठीक है, सच एस वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम, यूरोपियन वॉर्स, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो जो हुई है ना, ये यूरोप की और अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज़ की हैं। सो माना जाता है कि ये जो आईआर का सब्जेक्ट था ये यूरोसेंट्रिक था। सो अगर आप थोड़ा सा आईआर को यूरोसेंट्रिज्म के बियॉन्ड जाकर देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक्सपीरियंसेस, हिस्ट्रीज और जो आइडियाज़ हैं नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ के, आप वेस्टर्न को छोड़कर थोड़ा नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ भी देखो कि वो क्या देखते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग दैट, ये हमें समझना है कि जो आईआर है वो सिर्फ यूआर मतलब आईआर जो है सिर्फ यूरोप से नहीं शेप होता। आईआर के लिए आप एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ऐसे एरियाज़ को भी आप पढ़ो, वो भी बहुत ज़रूरी है। और आप समझो, रिकॉग्नाइज करो कि दुनिया डाइवर्स है। सो आईआर के अंदर अलग अलग व्यू पॉइंट्स का आना भी बहुत ज़रूरी है। सो इंडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आईआर को थोड़ा सा एक्सपेंड करने में। इंडियन कंट्रीब्यूशन दैट हेल्प डी यूरो सेंट्रिक आईआर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि रीथिंकिंग द स्टेट, इंडियाज़ नॉन यूरोपियन पर्सपेक्टिव। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे ही हमें आज़ादी मिली, जो इंडियन आईआर स्कॉलर्स थे, इंडियन रिलेशंस को जो पढ़ते थे, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन को जो पढ़ते थे, वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश एजुकेशन से इन्फ्लुएंस थे। लेकिन उन्होंने आईआर को इंडिया के एक्सपीरियंस से भी देखा है। डीकोलोनाइजेशन, पीस एंड डिसआर्ममेंट, कोल्ड वॉर का प्रेशर, टेरिटोरियल इश्यूज जैसे पाकिस्तान, चाइना, हमारे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। सो हमने इसको फील किया है। सो ऑल्दो जो अर्ली स्कॉलर्स हैं वो वेस्टर्न रियलिज्म को, अगर मैं आपको बताऊं, यूज़ करते थे, जैसे मॉर्गेंथो ने जो बताया है, ठीक है, एंड उसको ही वो इंडियन रियलिटीज़ को अप्लाई करते थे। ठीक है, अब होता क्या है, शुरू से ही इंडियन जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो फोकस रहा है डेवलपमेंट के ऊपर, नॉन अलाइनमेंट के ऊपर और एंटी कॉलोनियल सॉलिडरिटी। हाँ, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, मतलब जो भी कॉलोनियल जो आइडियोलॉजी रखता है, या हम भाई किसी के साथ अलाइंस नहीं बनाएंगे और हम चाहते हैं डेवलपमेंट। लेकिन ये चीज़ें वेस्टर्न आईआर की थ्योरीज में मिसिंग थी। फिर सेकंड फेज आता है वेस्टर्न ट्रेंड स्कॉलर्स एंड एरिया स्टडीज़। होता क्या है, नया फेज आया अगला। सो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स जो थे वो अमेरिका, ब्रिटेन में ट्रेन होकर इंडिया वापस आए। वो अपने साथ नई थ्योरीज लाए और अच्छे मेथड्स लाए, थोड़ा सा और डीप नॉलेज लेकर आए साउथ एशिया वगैरह की। लेकिन अभी भी इंडियन आईआर स्टिल कीप इट्स ओन आइडेंटिटी बाय मिक्सिंग वेस्टर्न आईआर थ्योरीज एंड इंडियन पॉलिटिकल रियलिटीज़। इन दोनों को अभी भी मिक्स करने का काम चल ही रहा था। फिर पोस्ट कोल्ड वॉर का फेज आता है, एक नई अप्रोच निकल कर आती है। 1991 के बाद का टाइम था। सो जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, सो रियलिज्म का तो डोमिनेंस ही खत्म हो गया और इंडिया के अंदर जो आईआर के स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो थोड़े से और डाइवर्स हो गए। उन्होंने कुछ और आइडियाज बताए, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, फेमिनिस्ट आईआर, क्रिटिकल एंड पोस्ट कॉलोनियल अप्रोचेस। तो ये दो चार चीज़ें, कुछ नई चीज़ें आई जुड़ी। हमारे यहाँ के जो आईआर के स्कॉलर्स थे उन्होंने थोड़ा सा इसके, आप कह सकते हो कि हाँ भाई, स्कोप को और बढ़ा दिया। इंडियन स्कॉलर्स ने ये पूछना शुरू करा कि भाई वाई शुड आईआर बी लिमिटेड टू स्टेट पावर ओनली, सिर्फ हम स्टेट की पावर तक ही क्यों इसको पढ़ रहे हैं। एंड हाउ डू आइडेंटिटी, कल्चर, सोसाइटी एंड हिस्ट्री शेप फॉरेन पॉलिसी। क्या ये दो चार चीज़ें जो हैं ये कैसे फॉरेन पॉलिसी को शेप करती है। इससे हम थोड़ा यूरोसेंट्रिक ट्रेडिशन से हटकर कुछ नया सोच रहे हैं। ये हमारे इंडियंस ने शुरू किया था 1991 के बाद। रीथिंकिंग द स्टेट, इंडियाज नॉन यूरोपियन पर्सपेक्टिव, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, इंडिया चैलेंजिंग द यूरोसेंट्रिक मॉडल। अब इंडिया चैलेंज कर रहा है। होता क्या है, जो वेस्टर्न आईआर है वो स्टेट को कैसे देखता है, किसी भी देश की सरकार को, एक सिंगल यूनिफाइड एक्टर, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ रेशनल है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा। लेकिन जो इंडियन स्कॉलर्स हैं वो उसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि हमारा स्टेट जो है, हमारा एक कॉलोनियल पास्ट रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल डिवीजन रहे हैं और ये सारी चीज़ें कास्ट, रिलीजन, क्लास, इन सब से जुड़ी हुई हैं। सो इंडिया वर्ल्ड को दिखाता है कि जो स्टेट्स होते हैं आर नॉट सिंपल यूनिट्स लाइक यूरोपियन हिस्ट्री, दे आर कॉम्प्लेक्स भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपली आप बस स्टेट को या पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रही हैं स्टेट के अलावा भी जो हमारे आईआर को इन्फ्लुएंस करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स इंडिया के, ठीक है। जैसे इंडियन जो आईआर है वो कुछ ऐसी चीज़ों को फोकस कर रहा है जो वेस्टर्न आईआर इग्नोर कर रहा है। जैसे कॉरपोरेट कंपनी है, मीडिया है, एनजीओ है, सोशल मूवमेंट्स हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो डब्ल्यूटीओ की पोजीशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया जो है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप कर रहा है पाकिस्तान और चाइना के ऊपर मुद्दों पर।
एनजीओज ह्यूमन राइट्स, जेंडर, एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। डायस्पोरा शेपिंग रिलेशन विद यूएस एंड गल्फ कंट्रीज, हमारा जो डायस्पोरा बाहर रह रहा है, जो लोग रह रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे रिलेशंस उस देश के कैसे होंगे वो भी है। सो आईआर सिर्फ स्टेट के बारे में नहीं है, हमारी जो सोसाइटी है ना भाई, वो भी आईआर के लिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए उतनी ही ज़रूरी है। चैलेंजिंग द इनसाइड आउटसाइड डिवाइड, होता क्या है, जो वेस्टर्न आईआर है वो क्या करता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अलग रखता है, लेकिन हमारे इंडियन स्कॉलर्स कहते हैं ये जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल पार्टीज इन्फ्लुएंसिंग श्रीलंका और बांग्लादेश पॉलिसी, मिडिल क्लास ओपिनियन इन्फ्लुएंसिंग यूएस इंडिया न्यूक्लियर नेगोशिएशंस, या स्टेट गवर्नमेंट शेपिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। हमारे यहाँ पे क्या है भाई, छोटे लेवल और बड़े लेवल की जो चीज़ें हैं उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। हमारे मिडिल क्लास लोगों का क्या ओपिनियन है कि भाई कैसे यूएस इंडिया का न्यूक्लियर नेगोशिएशन चल रहा है, या छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, श्रीलंका की पॉलिसी हमें रखनी चाहिए या बांग्लादेश की पॉलिसी रखनी चाहिए, किसके क्लोज क्या करना है। सो आप मान के चलो यूरोसेंट्रिक में तो ऐसा कुछ नहीं होता, यूरोसेंट्रिक में तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कुछ वो ही नहीं है, ठीक है। फिर है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ऑफ वेस्टर्न आईआर। इंडियन थिंकर्स कहते हैं कि जो यूरोपियन नेशन स्टेट मॉडल है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका पे फिट होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, ठीक है। पावर, आइडेंटिटी, क्लास, कास्ट, सोसाइटी, ये ज़्यादा हमारे यहाँ पे अफेक्ट करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी को। सो हमारा नेशनल इंटरेस्ट न्यूट्रल नहीं है, ये हमारा खुद का ही एक सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आईआर को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया कहता है ग्लोबल बनाओ, यूरोसेंट्रिक मत बनाओ, आप सिर्फ यूरोपियन 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 मत करो, आप थोड़ा उससे हट के बाहर निकलो, आपका मॉडल हर जगह फिट नहीं होता। इंडिया एंड द वर्ल्ड न्यू पर्सपेक्टिव्स। अब देखो होता क्या है, आज की डेट में इंडियन जो स्कॉलर्स हैं वो क्लाइमेट के नेगोशिएशंस को, ट्रीटीज़ को पढ़ते हैं, ग्लोबल ट्रेड को भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, नॉन प्लोरीफरेशन या मतलब जो भी है न्यूक्लियर वगैरह ना रखना, डिसआर्ममेंट वगैरह को भी पढ़ रहे हैं, यूएन की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, ह्यूमन राइट्स, रीजनल कोऑपरेशन, ये सब वो पढ़ रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया को आइडियलिज्म की तरफ चलना चाहिए या प्रैग्मेटिज्म की तरफ चलना चाहिए, क्या हम थोड़ा एकदम आइडियल नेशन बन के चलें, और इंडिया को कैसा बिहेव करना चाहिए एज अ राइजिंग पावर, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर। ये डिबेट्स चल रही हैं, यूरोपियन कंसर्न से बियॉन्ड जा चुकी हैं अब बातें, अब यूरोसेंट्रिक मॉडल्स पुराने हो गए हैं, अब नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सो इंडिया एक राइजिंग पावर है। रिसेंट ईयर्स में इंडियन जो आईआर स्कॉलर्स हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा थियोरेटिकल हो गए हैं, वो सॉफ्ट पावर पे डिस्कशन कर रहे हैं, मिडल पावर डिप्लोमेसी पे बात कर रहे हैं, इंडिया की जो स्ट्रेटजीज हैं उस पर बात कर रहे हैं, जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड है आज का उस पर बात कर रहे हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन पे बात चल रही है। सो इंडियन स्कॉलर्स नई नई थ्योरी बना रहे हैं, वेस्टर्न थ्योरी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो हमारे स्कॉलर्स ने बहुत कुछ किया है, ये दिखाता है कि आईआर की नॉलेज हो सकता है, मतलब जो है सिर्फ मतलब आपको बताऊं कि एशिया से भी आ सकती है, यूरोप और अमेरिका से ही नहीं आती है सिर्फ ये नॉलेज। सो आईआर जो है यूरोसेंट्रिज्म से बहुत आगे की चीज़ है, यानी कि आप दुनिया को सिर्फ वेस्टर्न थ्योरी से नहीं समझ सकते। इंडिया ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस थ्योरी में, ठीक है। हमारी पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री को बताना कि सोसाइटी, कल्चर और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी रोल होता है, बताना नॉन स्टेट एक्टर्स का भी रोल होता है, रियलिस्ट और यूरोसेंट्रिक जो थ्योरीज हैं उन पे सवाल उठाना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये कंक्लूजन है, आपको मैंने बता दी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका यूरोसेंट्रिक वाला। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।